हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों ने नए सेशन की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आज से हम लोग क्लास 10th की जो साइंस है उसका बायो का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस, उसको हम स्टार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो साइंस का सिलेबस है वो कैसा है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, देन उसके बाद हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस है, देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस साइंस का जो हमारा सिलेबस है, क्लास 10th के साइंस का जो सिलेबस है वो देखो ऐसा है। साइंस हमें यह पता है कि जो साइंस है वो हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हमारी होती है बायोलॉजी, दूसरा हमारी केमिस्ट्री, तीसरी हमारी फिजिक्स। तो हम अभी यहाँ पे सबसे पहले बायोलॉजी का देखेंगे। तो बायोलॉजी में आपको टोटल जो चैप्टर मिलेंगे वो चैप्टर 5 मिलेंगे। यहाँ पे एक चैप्टर और होगा, ठीक है, चैप्टर 5 आवर इन्वायरमेंट। देखो ध्यान से, पहला चैप्टर है जो हमारा, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जो कि हम आज से स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड चैप्टर है जो हमारा, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, थर्ड है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 जो हमारा आएगा वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें से इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से कटा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें चैप्टर नंबर 5, जिसमें आएगा आपका आवर इन्वायरमेंट, जिसमें आप लोग फूड चेन, फूड वेब वगैरह वगैरह इस तरह की सारी चीजों के बारे में आप डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखो केमिस्ट्री में टोटल जो आपको मिलेंगे चैप्टर, केमिस्ट्री में आपको टोटल 4 चैप्टर मिलेंगे, जिसमें से आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जो सेकेंड चैप्टर होगा वो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स होगा। थर्ड चैप्टर जो आपका होगा मेटल एंड नॉन मेटल होगा। और जो फोर्थ चैप्टर होगा वो आपका होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर है बात। तो केमिस्ट्री में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर पढ़ने हैं। और फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में आपको जो पढ़ने हैं टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ पे जो आपका लास्ट चैप्टर लिखा हुआ है ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका पहला चैप्टर है वो क्या है? लाइट, जिसमें आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे। और दूसरा जो आपका चैप्टर है उसमें आप ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ोगे। थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी। और फोर्थ जो चैप्टर आपका आएगा उसमें आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका टोटल 10th क्लास 10th की साइंस है। क्लास 10th की साइंस का सिलेबस है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे 2025 का। इसको यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के दोनों बच्चे देख सकते हैं। अब इस चैप्टर को हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जो बायो का आपका फर्स्ट चैप्टर है, बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर है, बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है बात। तो फर्स्ट चैप्टर यहां पे स्टार्ट करेंगे। और इसमें लाइफ प्रोसेसेस, इसमें चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस आखिर किससे रिलेटेड है, किस चीज के लिए बात कर रहा है। देखो ध्यान से, हम अगर बायोलॉजी के हिसाब से बात करें, जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में हमको इस बात का याद रखना है, बायोलॉजी में वर्ल्ड में जितनी भी आपके पास थिंग्स है, ठीक है, वर्ल्ड में जितनी भी आपको थिंग्स मिलेंगी, ठीक है, वर्ल्ड्स में जो जितनी भी आपको थिंग्स मिलेंगी जो प्रेजेंट है, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जितनी भी थिंग्स होंगी, थिंग्स, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारा आएगा लिविंग थिंग्स,
और दूसरा हमारा आएगा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर है बात? तो अब लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है वो रिलेटेड है लिविंग थिंग्स से। किससे रिलेटेड है? लिविंग थिंग्स से। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो यहां से हम अब स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो लिविंग का मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स या इसी को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कोई एक थिंग्स है, ठीक है, कोई एक थिंग है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, ठीक है, थिंग है, उस पे क्या है? इट हैव लाइफ, मतलब ये क्या है? अलाइव है, ठीक है। लाइफ मतलब ये अलाइव है। अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित या जिंदा। क्या बोलेंगे? जिंदा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिंदा। जीवित है या तो वो जिंदा है। तो जो भी जीवित है या जिंदा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो भी चीज, जो भी थिंग है, ठीक है, जिसके पास थिंग्स, थिंग, इट हैज नो लाइफ, इट हैज नो लाइफ मतलब ये अलाइव नहीं है, ठीक है। नो लाइफ मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? डेड। डेड है वो हमारा किस में आ जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में। किस में आ जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर है बात? अब इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी लिविंग थिंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो देखो, पहचानने के लिए हमको करना क्या है? जो लिविंग थिंग्स होंगी, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स वो मेनली क्या करेंगी? मेनली हमें उसमें ऑब्जर्व करना है मूवमेंट। क्या ऑब्जर्व करना है? मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट अगर उसमें होगा, मूवमेंट होगा तो मतलब वो लिविंग थिंग्स है। लेकिन इसमें एक बात और याद रखना है, जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? वो खुद से होगा, सेल्फ से होगा, सेल्फ से होगा, सेल्फ से होगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जैसे आपके घर में चेयर है, आपने चेयर को एक जगह से उठाया, दूसरी जगह पे जाके रख दिया। जैसे ये पेन है, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, यहां से मैं पेन को उठाऊं और यहां से उठाने के बाद मैं उसको दूसरी जगह पे रख दूं, तो मूवमेंट तो हुआ, लेकिन मूवमेंट कैसे हुआ? इसमें मैंने एक एक्सटर्नल हेल्प ली। अगर ये पेन एक जगह से दूसरे जगह अपने मन से चला जाता, विदाउट किसी हेल्प के, मतलब सेल्फ से चला जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये लिविंग है। बट इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमको एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। तो लिविंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है मूवमेंट। अब एक चीज आपको और याद रखना है, जो मूवमेंट होता है, अगर इसमें इसको हम बात करें एनिमल में, एनिमल्स में, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने आपको एक चीज ये नहीं बताई, लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहां पे, एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर है बात? उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आएंगे। तो यहां पे अगर हम एनिमल की बात करें, तो एनिमल में जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? फास्ट होता है, फास्ट होता है, और इसको हम आराम से, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? आसानी से ऑब्जर्व कर लेंगे। बट अगर मैं बात करूं प्लांट्स में, प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या होगा? ये जो मूवमेंट होता है ये स्लो होता है, स्लो होता है, और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। किस चीज के लिए?
इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, इस मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। क्लियर है बात? तो ये हमने एक बेसिक तरीके से यहां पे पढ़ा। अब ये जितनी भी चीजें हमने यहां पे पढ़ी उसकी हम लोग अब थ्योरी पढ़ते हैं। आप यहां से पूरी टोटल आप अपनी जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं। नोट्स अब जो आपको थ्योरिकल होगा पार्ट वो आपको मैं इसके बाद दिखाऊंगा, वहां से आप एकदम क्लियर अपनी पूरी नोट्स आप बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सम थिंग्स विच आर लिविंग, कुछ थिंग्स है जो कि क्या है, लिविंग है, नॉट डेड, आर सेड टू बी अलाइव। ठीक है, तो कुछ थिंग्स है जो लिविंग है, मतलब वो डेड नहीं है, उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम अलाइव कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जीवित है। और इन द मोस्ट सिंपल टर्म अलाइव मीन्स होता है हैविंग लाइफ। और मोस्ट सिंपल बात हम करें यहाँ पे क्या, अलाइव का मीन्स क्या होता है, हैविंग लाइफ। उसके अंदर क्या है, लाइफ है, उसके अंदर लाइफ है, मतलब वो क्या है, जिंदा है, जीवित है। क्लियर है बात, जिंदा है और जीवित है। आगे देखो, फिर आता है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें, दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। अब ऐसे थिंग्स जो क्या है, अलाइव है, जिनमें लाइफ है, उनको हम क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स बोलेंगे, या उन्हीं को हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी को हम हिंदी में यहां पे लिख देते हैं जिंदा या जीवित, जिंदा या जीवित जीव। क्लियर है बात, जिंदा या जीवित जीव। फिर आगे आता है हमारा, दोज थिंग्स विच आर डेड आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ऐसी थिंग्स जो कि डेड है, जो पहले से डेड है, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। अब यहां पे हम देखें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो टेबल, ठीक है, चेयर, आप इसमें लिख सकते हो पेन, बुक एटसेट्रा। और अगर हम लिविंग के एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बात? तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। आप इसको सेम टू सेम अपने फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी पूरी नोट्स बन जाएगी। अब आगे देखो, जो मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये आता है हमारे माइंड में, जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर सके कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जिस क्राइटेरिया से हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है। जैसे ये पेन है, किस क्राइटेरिया से मैं इसको बोलूं कि ये मेरा लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, जहां पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर सम थिंग्स आर अलाइव। हम ऐसे कौन से क्राइटेरिया का यूज करें जिससे हम ये डिसाइड कर सके कि कौन सी थिंग है वो अलाइव है या कौन सी थिंग है जो अलाइव नहीं है, मतलब डेड है, नॉन लिविंग है। तो इसमें देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर सम थिंग्स आर अलाइव। सबसे अच्छा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसके क्राइटेरियन की बात करूं, इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कोई भी जो हमारा ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जो थिंग्स है वो क्या करे, मूवमेंट करे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो लिविंग है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं देमसेल्फ, खुद से, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, मतलब बिना किसी बाहरी हेल्प के वो मूवमेंट करती है, मूव करती है। क्लियर है बात? और इसमें आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे आपका मूवमेंट लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, मूवमेंट लिखेंगे। ठीक है, मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व इजिली। यही मैंने बताया था अभी आपको, जो मूवमेंट होता है एनिमल्स में वो फास्ट होता है और उसको हम इजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं। बट मूवमेंट
इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी, ठीक है। और जो प्लांट है उनमें भी मूवमेंट तो होता है बट वो बहुत ही स्लो होता है और बहुत ही डिफिकल्टीज होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। क्लियर है बात? अब देखो यहां पे ध्यान से, इस डायग्राम से समझो। यहां पे आप डायग्राम देखो, ये जो आपका फ्रॉग है, क्या है? फ्रॉग है, वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। अपने आप खुद से वो जंप कर रहा है, इसलिए किसमें आएगा? लिविंग में आएगा। किसमें आएगा? लिविंग में। इसमें कोई भी एक्सटर्नल हेल्प, कोई भी एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल चीजें इसको हेल्प नहीं कर रही है। आगे देखो, यहां पे ये जो बर्ड्स है, बर्ड्स क्या कर रही है? उड़ रही है, ठीक है। उड़ना भी तो एक तरह का मूवमेंट ही है। और ये एथलीट्स हैं जो क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं। तो ये सब किसमें आएंगे? मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये सब किसमें आएंगे? लिविंग थिंग्स में आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे। क्लियर है बात? अब आगे हम बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव बाय देमसेल्फ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद से मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा है लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एयर एंड वाटर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है एंड वाटर की जरूरत पड़ती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है, वो ग्रोथ कर सकते हैं। आगे आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने आसपास जो चेंजेस होंगे उसका रिस्पॉन्स करने में कैपेबल होंगे, मतलब वो रिस्पॉन्स करेंगे। दे आर सेंसिटिव, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो वो उसका रिस्पॉन्स करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पिरेशन करेंगे। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आगे दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? एक्सक्रीशन भी करेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे। दे कैन हैव यंग वंस। और ये एक यंग वन को जन्म देंगे, या हम यहाँ पे कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसी एक कॉपी बना सकती है, मतलब एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो ये हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है बात? और आज से आपको लिविंग और नॉन लिविंग में जो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट आगे, अब आता है यहां पे सबसे बेसिक चीज जो आती है, चैप्टर का क्या नाम है? लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस है क्या? सबसे पहली बात क्या आती है? लाइफ प्रोसेसेस है क्या? तो यहां पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है? व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या है? तो यहां पे क्या लिखा हो देखो, सबसे पहले द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पे इसकी जगह हम क्या लिखोगे? लिविंग। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन their life on this earth are called life processes। तो यहां पे आपको क्या याद रखना? लाइफ प्रोसेसेस क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। किस चीज के लिए? अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। कहां पे जिंदा रहने के लिए? अर्थ में। उन सारी जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उन सारे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे। आगे देखो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस उनके बारे में बात करेंगे। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होंगी? कॉमन होंगी। पहले देखो यहां पे दिया हुआ है, जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो लाइफ प्रोसेसेस होंगी, न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन। न्यूट्रिशन वो लेंगे, न्यूट्रिशन होगा और रिस्पिरेशन होगा। और इसमें क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा एंड एक्सक्रीशन होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ एयर है, हीट है,
इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, वॉइस है, इन सब का रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम स्टिमुलाई या स्टिमुली बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। क्या आएगा इसमें, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इस चीज का भी हमें याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो लाइफ प्रोसेसेस आप बताओगे एक बेसिक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को अर्थ में सरवाइव करने के लिए। उन्हीं सारी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। उसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है, तो ये हो गया। उसके बाद जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है, और वो सारे जो कॉमन होते हैं उनमें से न्यूट्रिशन होगा, रिस्पिरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सक्रेशन होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है बात। अब यहां से हम जो आगे स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन। क्या होगा, न्यूट्रिशन। देखो आगे, उसके पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। देखो न्यूट्रिशन बाद में पढ़ेंगे, पहले उसके पहले हम देख लेते हैं एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस जो होती है, लाइफ प्रोसेसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जितनी भी हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उन सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो एनर्जी है, जिस एनर्जी की हमें जरूरत पड़ रही है लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, वो एनर्जी कहां से आएगी और वो एनर्जी क्यों जरूरत पड़ती है, उसके बारे में यहां पे बात करेंगे। देखो ध्यान से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। वेरियस टाइप की जो लाइफ प्रोसेसेस है उन सभी को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और द, यहां पे क्या आएगा, दाया नहीं आएगा, यहां पे दे ही है। ठीक है, दे गेट दिस एनर्जी, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। तो यहां पे क्या कह रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो वेरियस टाइप की लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो जो एनर्जी है वो हमको कहां से मिलती है, फूड से मिलती है। जो फूड हम लोग खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल। जो फूड है वो क्या है, एक तरह का फ्यूल है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो फूड है वो एक तरह का क्या है, फ्यूल है, जो प्रोवाइड करता है एनर्जी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। आगे इसमें द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, किस चीज के लिए, वेरियस टाइप की लाइफ प्रोसेसेस के लिए। आगे इसमें they get this chemical energy from food through chemical reactions। और ये जो हमें एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी मिलती है वो फूड जो होता है, फूड में जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं उससे हमको ये एनर्जी मिलती है। आगे देखो, एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यूअसली नीड एनर्जी for their various life processes and other activities which they perform। यहां पे आपको एक बात ये भी याद रखना है, जब हम स्लीप कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उस टाइम भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम में हमारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो हमारे बॉडी में होती रहती है। क्लियर है बात। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि हमको एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप बोलोगे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आपसे कोई पूछे एनर्जी जो है हमें कहां से मिलती है, तो आप बताओगे एनर्जी हमें फूड से मिलती है। फूड से एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, तो आप लोग बताओगे फूड से एनर्जी जो हमें मिलती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। केमिकल एनर्जी फूड से कब अलग होगी, जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तब वहां से केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है। अब आगे देखो, अब आता है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन में देखो बड़े ध्यान से आप लोग को देखना, ठीक है। द टर्म न्यूट्रिशन, जो टर्म न्यूट्रिशन है, जो टर्म न्यूट्रिशन है
उसको देखो ध्यान से। टर्म न्यूट्रिशन, जो टर्म न्यूट्रिशन है कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। जो टर्म न्यूट्रिशन है वो कहां से आया है आपका, वो टर्म न्यूट्रिशन आया है, टर्म न्यूट्रिशन आया न्यूट्रिएंट से। अ न्यूट्रिएंट कैन बी सेड टू बी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। और जो न्यूट्रिएंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि फूड ये एक तरह का पर्टिकुलर टाइप का एक क्या है, फूड है। वैसे अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है। न्यूट्रिएंट में हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर है बात। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। अब आगे देखो ध्यान से, आगे क्या है, आगे कह रहा है अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज। अब जो न्यूट्रिएंट को हम कैसे डिफाइंड करेंगे, अ सब्सटेंस दैट organisms obtain from its surrounding and use it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituent like tissue and organ। हमें यहां पे क्या ध्यान देना है, सब्सटेंस एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने सराउंड, अपने चारों तरफ से लेते हैं और उसका यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट। और अगर हम यहां पे बात करें टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन एंड मिनरल्स। क्लियर है बात। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्लियर है। अब देखो न्यूट्रिशन की हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। ये हमने न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा। जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो न्यूट्रिएंट से आया। न्यूट्रिएंट क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का फूड है, जो एक पर्टिकुलर टाइप का क्या है, फूड है। अगर हम इसको न्यूट्रिएंट को डिफाइन करें तो ये एक सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको लेते हैं, किसके लिए, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका यूज करते हैं। क्लियर है बात। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बायोसिंथेसिस करते हैं और उससे क्या होती है, एनर्जी हमको मिलती है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की, तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट में आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखो, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के, जो न्यूट्रिशन की डिफिनेशन है उसकी बात करें। न्यूट्रिशन, तो यहां पे न्यूट्रिशन की डिफिनेशन जो आएगी वो क्या आएगी हमारी, देखो, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर बाय ऑर्गेनिज्म as well as the utilization of these nutrients by the organism। तो हमें क्या याद रखना है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट का। कौन सी न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, और साथ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन सारे न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म है वो इसको यूटिलाइज करते हैं। तो सीधी सीधे हमको यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, एक तरह की प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को अपने बॉडी में लेते हैं और अपने बॉडी में लेने के बाद उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। तो न्यूट्रिशन बात समझ में आई। न्यूट्रिशन में हमको क्या याद रखना है, न्यूट्रिशन में हमको याद रखना है कि ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। ये हमारी न्यूट्रिशन के प्रोसेस हो गई। क्लियर है। आगे देखो, अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब न्यूट्रिशन हमारी क्या है, एक तरह की प्रोसेस जिसमें हम इंटेक करते हैं न्यूट्रिएंट को और यूटिलाइज करते हैं। तो अब यहां पे कह रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देयर आर मेनली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या कह रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है एक तरह का मेथड जो कि ऑब्टेन करेगा फूड, एक तरह का मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म
फूड को ऑब्टेन करेगा। और ये जो मेथड है, देयर आर मेनली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये जो मेथड्स है वो टू टाइप के मेथड है। कॉमनली हम लोग टू टाइप के मेथड यहाँ पे पढ़ते हैं। जो फर्स्ट हमारा आएगा वो आएगा ऑटोट्रॉपिक, और जो सेकंड आएगा वो आएगा हेट्रोट्रॉपिक। क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट जो हमारा आएगा ऑटोट्रॉपिक आएगा, सेकंड जो आएगा वो हेट्रोट्रॉपिक। अब यहां पे हमको याद रखना है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ऑटो, इसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफी का मतलब होता है, या ट्रॉफ, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। सेल्फ से न्यूट्रिशन जो लेते हैं, सेल्फ से जो न्यूट्रिशन ले, मतलब सेल्फ से उनके बॉडी के अंदर फूड मटेरियल बन जाए। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है हेट्रोस, देखो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। हेट्रोस का मतलब है अदर्स, और ट्रॉफी का मतलब होता है क्या है यहां पे? न्यूट्रिशन। क्लियर है बात? तो यहां पे अदर, तो मतलब इनमें जो न्यूट्रिशन होगा, जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी वो अदर के ऊपर डिपेंड होगा। और ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा? वो खुद से अपने बॉडी में ही फूड मटेरियल को बना लेंगे। अब देखो हम यहाँ पे फर्स्ट जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy। क्या कह रहा है यहाँ पे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खुद से फूड बनाता है फ्रॉम दी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके वो फूड बनाता है, जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कि उसके चारों तरफ प्रेजेंट होंगे, और इसमें सनलाइट का भी यूज करेगा। तो आपको ऑटोट्रॉपिक में सीधी सीधी बात क्या याद रखनी है? ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके खुद से अपना फूड मटेरियल बना लेता है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है बात? और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल में क्या होंगे? एग्जांपल में ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करेंगे? शो करेंगे। देखो यहाँ पे, द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट है उन सब में क्या मिलेगा आपको? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, तो द सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपसे अगर कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या बताओगे? द ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या शो करते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एंड सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया शो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे हम बात करेंगे, आगे क्या लिखा हुआ हमारा? द ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और जस्ट ऑटोट्रॉप। और अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, या उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर है बात? अब आगे देखो ऑटोट्रॉप्स के लिए क्या कह रहा है। ऑटोट्रॉप्स की अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप इसको लिखेंगे, ऑटोट्रॉप की डिफिनेशन। ऑटोट्रॉप दोज ऑर्गेनिज्म which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs।
ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सब क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। यहां पे आप लिख सकते हो एंड सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है? आगे देखो फिर नोट में क्या लिखा है, नोट में देखो, नोट नंबर फर्स्ट, द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन प्लांट है वो एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसका नाम है क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल होता है वो कैपेबल होता है ऑफ ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट एनर्जी, ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। तो जितने भी आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे उन सब में आपको एक ग्रीन पिगमेंट मिलेगा जिसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कैपेबल है, जो सनलाइट की एनर्जी है, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द फूड प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोट्रॉप्स इज आल्सो यूज्ड human beings also used human beings and many other organism। और जितने भी हमारे, अब यहां पे एक बात आपको ये याद रखनी है, देखो ध्यान से, जितने भी आपके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो सब खुद से अपना फूड मटेरियल बनाते हैं जिसमें हम क्या बोलेंगे, उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होगा जो कि ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैपेबल है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। दूसरी बात हमको ये याद रखना है, जो फूड मटेरियल ऑटोट्रॉप के द्वारा बनाया जाता है उसका ही हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स यूज करते हैं। मतलब हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। क्लियर है बात? तो ये आपका यहां से ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हुआ। आगे देखो, आप यहां पे ये डायग्राम है, देखो डायग्राम में आपको क्या करना है, ये आपके पास क्या है, एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, यहां पे ग्रीन प्लांट है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहां पे, ग्रीन प्लांट। ये जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट की ये जो लीफ है, ठीक है, इस लीफ में क्या है, इस लीफ में आपको मिलेगा, लीफ कंटेन क्लोरोफिल, लीफ कंटेन्स क्लोरोफिल, लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल है ये कैपेबल है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। और सनलाइट यहां से ट्रैप हो गई, एटमॉस्फेयर से इसने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, रूट से इसने क्या लिया, मतलब सॉइल से इसने वाटर ले लिया, सॉइल से क्या मिल गया इसको, वाटर मिल गया, यहां से एटमॉस्फेयर से इसको मिल गया CO2। और इन सब का यूज करके, ये सब इनऑर्गेनिक है, इन सब का यूज करके लीफ में क्या बन गया, फूड बन गया। जो फूड बनेगा, जो यहाँ पे फूड बनेगा, फूड जो प्रिपेयर हुआ, फूड जो यहाँ पे प्रिपेयर हुआ वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज यहाँ पे जो ग्लूकोज, और ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर है बात? इतनी बात याद रहेगी। आगे देखो, अब हमारा आता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमको क्या पढ़ना है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हेटेरोट्रॉपिक को मैंने आपको मतलब बताया, हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप लोग देखते हो किसको, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। यहां पे अगर इसकी हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic material like carbon dioxide and water and depend on other organism for food। तो क्या कह रहा है यहाँ पे,
जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड नहीं बना सकते, खुद से अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना सकते, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। आगे अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ऑल द एनिमल्स हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो सब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। और अब मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो हैव ऑटोट्रॉपिक मोड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई ये सब कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, ये सब शो करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है बात, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आगे देखो, ये हो गया यहां पे हेट्रोट्रॉपिक। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, आगे देखो, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक substance, carbon dioxide and water, and depends on other organism for their food are called heterotrophs। अब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल नहीं बना पाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके, और वो टोटली डिपेंड होते हैं किन्हीं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, द नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक ईस्ट आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स। और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जो नॉन ग्रीन प्लांट है उनमें आपको ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, तो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, और सनलाइट को ट्रैप नहीं करेंगे तो यहाँ पे फूड मटेरियल खुद से वो नहीं बना पाएंगे। क्लियर है, आगे देखो। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनके टाइप की बात करेंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके टोटल आपको यहाँ पे थ्री टाइप देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा आपको मिलेगा पैरासिटिक, और तीसरा आपको मिलेगा होलोजॉइक। तीसरा आपको क्या मिलेगा, होलोजॉइक। देखो यहाँ पे फर्स्ट, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये डीर है, इस डायग्राम में देखो ये डीर है, ये डीर क्या कर रहा है, डीर ईटिंग प्लांट लीव्स एज फूड। तो ये जो डीर है, डियर ये क्या कर रहा है, ये प्लांट की लीफ को खा रहा है, किस चीज के लिए, अपने फूड के लिए। तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो ये क्या हो गया आपका, हेट्रोट्रॉप्स हो गया। यहां पे देखो टाइगर ईट डीर एज फूड। जो टाइगर है वो डीर को खा रहा है एज अ फूड, तो टाइगर किसके ऊपर डिपेंड हो गया, यहाँ पे हिरन के ऊपर डिपेंड हो गया। फिर आगे यहाँ पे आता है, यहाँ पे ब्राउन बियर जो है वो क्या कर रहा है, वो ईट कर रहा है फिश को एज अ फूड। जो ब्राउन बियर है वो फिश को खा रहा है एज अ फूड। तो जो ब्राउन बियर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, फिश के ऊपर डिपेंड है। ये सब क्या हो गए, हमारे हेट्रोट्रॉप्स हो गए। क्या हो गए, हेट्रोट्रॉप। ये सब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके कितने हैं, थ्री टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और आपका होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो उसमें से जो फर्स्ट है आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब देखो इसमें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism obtains its food from decaying organic matter of the dead plants, dead animals and rotten breads etc. तो यहां पे क्या कह रहा है, जो
सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि अपना फूड ऑब्टेन करेंगे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड, मतलब वो नॉर्मली किससे, डिकेइंग एंड डिके मटेरियल से अपने फूड मटेरियल को लेंगे, फूड मटेरियल को इनटेक करेंगे। वो सब किसमें आएंगे, हमारे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे, तो मतलब वो क्या हो जाएंगे, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। यहां पे आपको क्या याद रखना है, अगर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म, यहां पे क्या बताना है आपको, जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड डीके मटेरियल से, रोडेंट ब्रेड से अपना फूड मटेरियल लेते हैं, तो ऐसे फूड मटेरियल को इनटेक करने की प्रोसेस को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बात। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें, सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो आप अगर इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन करो तो सेप्रोफिटिक आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन, जो सेप्रोफिटिक है वो क्या है, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड प्लांट से, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज से एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा फंजाई एंड मैनी बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया एंड फंजाई आपके क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। आगे देखो, ये देखो यहां पे क्या है, फंजाई। ये जो क्या है, ये एक तरह का क्या है, फंजाई है, फंजाई। ठीक है, फंजाई जो यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, ये यहाँ पे क्या बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपके मशरूम है, मशरूम है जो एक तरह का फंजाई है। और ये मशरूम, ये यहाँ पे आपको एक डेड लकड़ी दिख रही होगी जो सड़ रही है, उससे ये अपना फूड मटेरियल ले रहे हैं और ये अपने आप को ग्रोथ या अपने आप को यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है बात। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है वो कैसा न्यूट्रिशन है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। क्या कह रहा है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड मटेरियल इनटेक करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से और बिना उसको मारे। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड। अब जो पैरासाइट है वो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट। जैसे देखो ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में आके मच्छर बैठा, मच्छर आया, मच्छर क्या किया, मच्छर ने हमारा खून यहां से पिया, मच्छर ने क्या किया, खून पी लिया। खून पिया तो यहां पे आपको क्या देखना है, पैरासाइट की बात कर रहा है तो खून यहां पे पिया, उसने क्या किया, हमारा खून पिया, हमको मारा नहीं, ठीक है, बट हमारा इससे लॉस हुआ, हमारे बॉडी से उसको फूड मटेरियल मिल गया। तो आपको ये याद रखना है, जो अब फूड मटेरियल किसको मिला, वो मिला मच्छर को, मॉस्किटो को, तो मॉस्किटो पैरासाइट हो गया। किसके बॉडी से उसने खून पिया, हमारी बॉडी से, तो हम क्या हो गए, हम हो गए होस्ट। क्लियर है बात।
ये याद रहेगा। आगे देखो यहां पे एग्जाम्पल में अगर बात करें, सेवरल फंजाई एंड बैक्टीरिया, आगे क्या, अ फ्यू प्लांट लाइक कस्कुटा एंड सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम एंड राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म जो होता है वो क्या है, हमारे ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में होता है और वहां पे इन्फेक्शन करता है। तो आपको यहाँ पे पैरासिटिक में याद रखना है किसका, प्लांट्स की बात करें तो कस्कुटा की, कस्कुटा जिसको हम अमरबेर भी कहते हैं, और एनिमल की बात करें तो प्लाज्मोडियम, एंड यहाँ पे आ जाएगा राउंड वॉर्म। देखो यहाँ पे ये है राउंड वॉर्म, क्या है, राउंड वॉर्म है, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म हैज अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Roundworm is a common intestinal parasite of man. Roundworm remain free in the intestine of infected man जो कि host है and obtain their food from him। और ये जो roundworm होता है, ये जो infected man है उसके बॉडी से क्या करता है, ये ब्लड उसके बॉडी से फूड मटेरियल अपना लेता है। आगे देखो, अब आता है यहां पे हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है, देखो, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिएंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, by the process of ingestion. The ingest food is digested and then absorbed into body cells of the organism तो अब देखो होलोजोइक में क्या होगा, होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें आपको यह बात याद रखना है, जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर ले जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन मतलब अपने बॉडी के अंदर ले जाएगा, और जो इंजेस्ट फूड है वो डाइजेस्ट होगा, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, एंड डाइजेस्ट होने के बाद उससे डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और आगे क्या सुन लो, इसमें आगे क्या दे रहा है, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेसेस ऑफ इजेशन। द प्रोसेस ऑफ इजेशन, तो यहां पे आपको होलोजोइक में याद रखना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएगा, खाने के बाद उसके बॉडी में डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद उससे कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, जो चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी वो सब क्या हो जाएगा, एनिमल की ऑर्गेनिज्म के बॉडी से उसको बाहर कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ठीक है, इंजेशन मतलब अंदर ले जाना, इजेशन मतलब बाहर निकालना। क्लियर है बात। एग्जाम्पल की अगर हम यहां पे बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा यहां पे आएगा ह्यूमंस, कैट, डॉग, कैटल, डीर, टाइगर, ठीक है, लाइन बियर, फ्रॉग, फिश एंड अमीबा एटसेट्रा। ये सब क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। आगे देखो, ये आपका यहां पे जैसे देखो जिराफ है, जिराफ है, ये क्या कर रहा है, जिराफ क्या खा रहा है, यहाँ पे लीफ खा रहा है। जिराफ क्या खा रहा है, लीफ खा रहा है। लीफ के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल स्टार्च स्टोर है, उसको ये खाएगा, इसके बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद इसकी जो इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं वो डाइजेस्ट हुए फूड को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई, वो एनएस के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी, एनएस के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी। तो यहां से आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इसको बहुत ही एंजॉय के साथ आप लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे, और इससे आप अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। तो यहां से ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपका होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये टॉपिक को हम कवर करेंगे, देन उसके बाद आगे के टॉपिक को आगे कवर करेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।